Hello guys, welcome again. Today we will discuss about applications of Biot-Savart law. So friends, let's get started. So friends, our first application is magnetic field due to current loop. So हम एक करंट लूप लेने वाले हैं और उसकी वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे टोटल। तो सपोज कीजिए ये मेरा एक करंट लूप है, वायर से ही बना हुआ है ये लूप। सॉरी, इस तरीके से बना हुआ है। सपोज कीजिए करंट आई है, इसे घूम रहा है, इसके सेंटर ओ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पूरे करंट लूप की वजह से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सपोज कीजिए इसके करंट लूप की जो रेडियस है वो है आर। एंड देन यहाँ पे एंगल भी तो देखा जाता है, तो किसी भी अगर हम सर्कल ले रहे हैं तो उसके सर्कल के सरकमफ्रेंस जो है और जो रेडियस है उसके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। इसका मतलब यह एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। सो फ्रेंड्स, मेरे पास बायो-सावर्ट लॉ से डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लेती हूँ डी एल, देन डी बी विल बी आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और समझ गए आप लोग। और यहाँ पे क्या है के म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो साइन थीटा मतलब साइन 90 और साइन 90 इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। ठीक है, सो डी बी विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। और अगर मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ इस पूरे लूप की वजह से सेंटर ओ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मैं दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देती हूँ। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए म्यू नॉट भी कांस्टेंट, 4 पाई भी कांस्टेंट, और चूँकि डी एल है तो आर भी बाहर आ जाएगा और आई भी बाहर आ जाएगा, और डी बी क्या आ जाएगा बी। सो बाहर आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर, और अंदर डी एल। सो ये क्या है, छोटे छोटे करंट एलिमेंट मिलके क्या बना रही है, पूरा लूप जिसकी रेडियस क्या है आर। इसका मतलब अगर मैं पूरे इस वायर की लेंथ नापूँ तो कितना आएगा, इस सर्कल की सरकमफ्रेंस, भाई वही तो आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एल यही तो है। सो एज वी नो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या हो गया 2 पाई आर हो गया ना। तो अब वो वैल्यू मैं यहाँ पे रख देती हूँ, तो कितना आ जाएगा बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। सो एक आर कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा। देन बी क्या आया मेरा, बी आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। So this is the magnitude of magnetic field due to the current loop at its center. So आप लोगों को ये बात समझ में आई। अब हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। So friends, our next application is magnetic field due to a long straight wire. So suppose कीजिए मेरे पास ये एक लॉन्ग वायर है जिसकी डिस्टेंस जो है वो हमारी L है और जिसमें करंट फ्लो जो हो रही है वो है I। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है P जिस पे मुझे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये P डिस्टेंस जितनी यहाँ से दूर है इतनी यहाँ से दूर है। सपोज कीजिए, तो दोनों एंड्स की वजह से देख लेती हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ये डिस्टेंस कितनी R, ये भी डिस्टेंस कितनी R, ये डिस्टेंस सपोज कीजिए A है, एंड सपोज कीजिए ये एंगल थीटा है, एंड सपोज कीजिए ये एंगल हमारा फाई है। समझ गए आप लोग। और मुझे क्या निकालना है, मुझे एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। समझ गए आप लोग। सो मैंने एक लॉन्ग वायर कंसीडर किया है जिसमें करंट I फ्लो हो रही है और जिससे R डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट P है जिस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है।
तो सपोज कीजिए यहाँ पे एक स्मॉल करंट एलिमेंट है, यहाँ पे यहाँ ले लेती हूँ मैं DL, क्योंकि R मैंने यही तो लिया है तो DL भी तो मुझे यही लेना पड़ेगा ना। तो सपोज कीजिए ये स्मॉल करंट एलिमेंट है DL, इसकी वजह से मैं पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड देख लेती हूँ। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। समझ गए आप लोग? सो लेट दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो अभी देखिए मेरे पास वायर ज़्यादा लॉन्ग है, तो मेरे पास ना तो L की वैल्यू है किसी तरह, ना तो मैं L की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ना मेरे पास थीटा की वैल्यू है, क्योंकि ये वायर बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ यहाँ से फाई ही निकाल सकती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को फाई में कन्वर्ट कर दूँ तो ये कैलकुलेशन भी ईजी हो जाएगी, क्योंकि मैं सिर्फ फाई तो नाप सकती हूँ यहाँ से, क्योंकि वायर बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, कहाँ तक नापने जाऊँगी भाई। सपोज कीजिए 2 किलोमीटर का वायर है, तो मैं दोनों एंड्स के पास जाऊँगी एंगल नापने या डिस्टेंस नापने, नहीं जाऊँगी ना। तो ईजी इसी में ही होगा कि मैं इस सारे कैलकुलेशन को फाई में चेंज कर दूँ। तो आप पहले इस वाले ट्रायंगल में देखिए, पहले मैं थीटा को चेंज करती हूँ फाई में। तो इस वाले ट्रायंगल में देखिए तो क्या हो जाएगा, भाई एक ट्रायंगल के जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं उन सब का सम 180 होता है। तो 90, ये तो 90 प्लस 5 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180, तो 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स फाई, मैं केस फर्स्ट डाल देती हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे केस भी आएंगे ना। चलो केस फर्स्ट नहीं डालती, वैसे ही बाद में केस डाल दूंगी, ये जनरल मेथड करा देती हूँ। ठीक है, तो इस ट्रायंगल से मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है 90। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 माइनस फाई। समझ गए आप लोग? सो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए साइन थीटा की। देन साइन थीटा विल भी क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस फाइव, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। दैट मीन्स साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस फाइव। इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कीजिए। समझ गए आप लोग? अब मुझे साइन थीटा की तो वैल्यू मुझे मिल गई, अब मुझे वैल्यू निकालनी है R। ठीक है, तो आप इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में देखिए मेरे पास इस वाले ट्रायंगल में क्या क्या है, परपेंडिकुलर है भाई, ये परपेंडिकुलर है ना, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो मेरे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है, बेस नहीं है। तो यहाँ कौन सा एंगल लगा सकती हूँ मैं, कोस फाई लगा लेती हूँ। सो एंड कोस फाई क्या हो जाएगा, कोस फाई इज इक्वल्स टू A अपॉन R। इस ट्रायंगल में देखिए आप लोग, तो यहाँ से R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A अपॉन कोस फाई, और कोस फाई को जब हम ऊपर ले जाएंगे मतलब 1 अपॉन कोस फाई क्या होता है सेक फाई। तो R विल बी A सेक फाई। समझ गए आप लोग? तो R की वैल्यू क्या आई, A सेक फाई। अभी मेरे पास थीटा की भी वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई, क्या बचा, DL बचा, मेरे पास DL बचा। तो L निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, L निकालने के लिए मुझे जो है, ये मैंने L बताया था ना, सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक का है ये L, क्योंकि अगर मैं पूरा L लूँगी तो मुझे L/2 लेना पड़ेगा और वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। L/2 कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, क्योंकि फिर 2 की भी तो मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो सपोज कीजिए पूरी डिस्टेंस 2L है, L इधर और L इधर, तो यहाँ पे L है तो लगाइए यहाँ पे tan थीटा लगा लूँ ताकि L आ जाएगा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी tan फाई इज इक्वल्स टू L अपॉन A। ठीक है, सो उस हिसाब से tan फाई के हिसाब से ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस फाई के हिसाब से। ठीक है ना, तो फाई के हिसाब से ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो उसी के हिसाब से कोस फाई इज इक्वल्स टू आया है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो A अपॉन R। ऐसे ही tan फाई इसी के हिसाब से आया है।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। सो यहाँ से L इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A tan phi, और जब मैं D लगाऊंगी दोनों साइड, मतलब डिफ्रेंशिएट करूंगी इसे, तो क्या आ जाएगा, DL इज इक्वल्स टू A tan phi का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर phi और D phi। ये इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लीजिए, ये R इज इक्वल्स टू A sec phi, और ये इक्वेशन नंबर हमारी 4 लेट कर लीजिए, ठीक है ना। तो अभी मेरे पास सारी वैल्यू आ गई है। अभी मैं क्या करूँ, मैं ये सारी की सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूँ। देन पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, देन डी बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डी एल की वैल्यू क्या है, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, कोस फाई, और नीचे क्या है आर, और आर की वैल्यू ये है तो स्क्वायर करना है, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। समझ गए आप लोग, ये आ गया है। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं कट कर देती हूँ। देखिए ये कट हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई, एक ए से दूसरा एक कट हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे, मैं इरेज करके लिख देती हूँ। सो देखिए यहाँ से क्या बचा, म्यू नोट आई कोस फाई डी फाई और अपॉन 4 पाई इंटू ए, ये बचा। तो ये क्या है, इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से तो टोटल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन b और इसका इंटीग्रेशन म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई कोस फाई अपॉन ए डी फाई। आप यहाँ पे लिमिट भी रख सकते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास कोई वायर है, उसकी लिमिट मैंने थीटा फाई 1 से फाई 2 बना दी, ठीक है ना। तो सपोज कीजिए लिमिट है फाई 1 टू फाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नोट 4 पाई और ए तो बाहर आ जाएगा, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई ए इंटू आई भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, फाई 1 टू फाई 2 कोस फाई डी फाई। कोस फाई क्या होता है, कोस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, सो रखिए साइन फाई, फाई 1 टू और फाई 2। और ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने ये पॉइंट P माना था, तो मैंने लिमिट मानी फाई 1 और एक फाई 2। तो यहाँ से देखिए नापिए, जब मैं इधर चलूँगी तो सपोज कीजिए इधर प्लस जा रही है, तो इधर क्या जाऊँगी माइनस, इसका मतलब ये लिमिट क्या हो जाएगी माइनस, और ये लिमिट क्या हो जाएगी प्लस, तो लिमिट क्या हो जाएगी माइनस फाई 1 टू प्लस फाई 2, क्योंकि माइनस फाई 1 नीचे और प्लस फाई 2 ऊपर, तो माइनस फाई 1, ये भी माइनस फाई 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए, पहले अपर लिमिट साइन फाई 2, फिर माइनस लोअर लिमिट माइनस साइन फाई 1, तो बी क्या आ जाएगा, माइनस साइन, साइन माइनस के थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, देन बी विल बी म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। So guys, this is the final expression for magnetic field at a point P which is a distance away from the long wire. सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको फिर भी इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और
अगर आपको मुझसे और कोई सपोर्ट चाहिए, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो पिछले चैप्टर में आपको लगता है छूट गए हैं, या फिर आपको उनके बारे में और जानना है, तो आप उनके बारे में भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उनके बारे में भी नई वीडियो अपडेट कर दूँगी। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी।